चलिए आज की इस वीडियो को एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं पूछूं, महात्मा गांधी भी एक बैरिस्टर थे? नहीं, महात्मा गांधी एक लॉयर थे, या फिर एडवोकेट थे, या फिर अटॉर्नी थे। हे एवरीवन, मैं अनुशिका सिंह। आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमनली यूज्ड किए जाने वाले टर्म्स के बारे में जानेंगे। इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको ये टर्म बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, और इन्हें कब यूज़ करना है और कब नहीं ये भी समझ आ जाएगा। तो अगर इस वीडियो के दौरान कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, और ऐसे ही क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले दो टर्म हैं, ओके। वो दो टर्म हैं लॉयर और बैरिस्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयर की, जिसे हम वकील भी कहते हैं। तो बेसिकली लॉयर वो इंसान होते हैं जिसने लॉ की पढ़ाई की होती है, वो ग्रेजुएट हो। हर वो इंसान जिसने पास लॉ की डिग्री हो, जिसके पास लॉ की डिग्री हो, चाहे 3 साल का LLB कोर्स किया हो या फिर 5 साल का LLB हो, वो इंसान बन जाता है लॉयर। पर क्या सिर्फ एक वकील होने से या फिर लॉयर होने से किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या आप उनका केस कोर्ट में लड़ सकते हैं? नहीं, आप उनके केसेस नहीं लड़ सकते हैं। और इसी से सिमिलर है दूसरा टर्म हमारा बैरिस्टर। तो अगर आप इंडिया में अपनी लॉ की डिग्री ली है, तो आप इंडिया में लॉ की पढ़ाई की है, तो आप बनते हैं लॉयर। वहीं अगर आपने लॉ की डिग्री इंग्लैंड में ली है और वहाँ से लॉ की पढ़ाई की है, तो आप बन जाते हैं बैरिस्टर। तो सिर्फ टर्म डिफरेंटली यूज़ करते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। और हाँ, लॉयर की तरह बैरिस्टर भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो जब एक लॉयर अपने आप को बार काउंसलिंग में एनरोल करवा लेता है, तब फिर वो बन जाता है एडवोकेट, जिसे हम अधिवक्ता भी कहते हैं। तो मान लीजिए आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हो गई है, फिर आप क्या करेंगे? आप बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देंगे। उसको पास करने के बाद आप वहाँ पर एनरोल करेंगे, और फिर वहाँ से आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा, और आप लॉयर से प्रमोट होकर बन जाएंगे एडवोकेट। तो बेसिकली जब भी कोई इंसान अपने आप को एज अ एडवोकेट बताता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है, और वो लोगों को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। वो कोर्ट में केस लड़ सकता है। और बेसिकली डिफरेंस होता है लॉयर और एडवोकेट के बीच में। जो लॉयर होता है उसके पास सिर्फ लॉ की डिग्री होती है, और वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। वहीं जो एडवोकेट होता है वो बार काउंसलिंग में एनरोल होता है, उसके पास कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी होता है। और अब इसके लिए अभी हम 3 टर्म्स देख लेते हैं: एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट हमने देखे वो होते हैं जो कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये सीनियर एडवोकेट होते क्या हैं? ये डेजिग्नेशन की उपाधि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को देती है, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस और नॉलेज हो। मतलब वो लोग जिनके पास 10 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस हो, और बहुत सारे केसेस में वो अपीयर हुए हों, और कितने उनके फेवर में आए हैं और कितने नहीं, ये सब देखकर ये डिसाइड किया जाता है। एक बार कोई सीनियर एडवोकेट बन जाता है तो फिर उसका गाउन, उसका कोट, ये सब डिफरेंट हो जाता है, उनकी फ़ीस भी बढ़ जाती है। और बेसिकली सीनियर एडवोकेट्स का डेजिग्नेशन स्पेशल नॉलेज और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को देखकर दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, या फिर AOR। क्या आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक AOR ही केस फाइल कर सकता है, यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही फाइल कर सकता है। जनरली हर कोर्ट में अपने कुछ रूल्स, फंक्शंस और प्रोसीजर होते हैं। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने रूल्स हैं। कोई भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट हो सकता है, तो इसीलिए सिर्फ वही लोग जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ वही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, केस चाहे ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि केस आर्ग्यू भी कोई कर सकता है। सिर्फ फाइलिंग के लिए रिक्वायरमेंट, या कहें तो ये रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं कि वो सिर्फ AOR ही करेगा, क्योंकि उन्हें पता है
कि सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, उसके रूल्स क्या हैं। AOR बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट AOR एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के AOR एग्ज़ाम होती है उसकी एलिजिबिलिटी कुछ इस प्रकार है। आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो 5 इयर्स है 4+1 में बटा हुआ है, मतलब 4 साल का किसी कोर्ट का एक्सपीरियंस प्लस 1 साल आपने सुप्रीम कोर्ट में किसी AOR के अंदर प्रैक्टिस की होनी चाहिए और उस AOR के पास खुद 10 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये था डिफरेंस एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बीच में। इसके बाद बात करते हैं हम एडवोकेट जनरल की, जिसे हम महाअधिवक्ता भी कहते हैं। तो जो हर स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो अपने स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल अपॉइंट करते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ऐसा कोई भी मैटर जिसे स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो वो करते हैं एडवोकेट जनरल। तो राज्य सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के सारे केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट जनरल, इसीलिए इन्हें स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं, क्योंकि ये उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी किसी भी लीगल मैटर में एडवाइस चाहिए होती है तो वो भी देते हैं एडवोकेट जनरल। इसके बाद बात करते हैं हम अटॉर्नी जनरल की, जिसको हम महान्यायवादी भी कहते हैं। अब हमने एडवोकेट जनरल के केस में क्या देखा कि वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए उन्हें स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। लेकिन उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल। तो इनका काम क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को डील करना, उन्हें कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, और इसीलिए इन्हें कंट्री का फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी कहा जाता है। इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो अटॉर्नी जनरल का बेसिकली काम क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को देखना, उन्हें रिप्रेजेंट करना, और सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी मैटर में लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है तो फिर वो अटॉर्नी जनरल के पास जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे सॉलिसिटर, जिसको हम कंट्री का सेकंड लॉ ऑफिसर कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल के जो भी काम होते हैं, जो भी टास्क होते हैं, उसको हेल्प करते हैं सॉलिसिटर जनरल, इसीलिए इन्हें सेकंड लॉ ऑफिसर कहते हैं और इन्हें अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं। अब हम 2 और टर्म्स के बारे में समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने लॉ डिग्री ख़त्म की और BCI में रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त कर लिया, पर अब आपका समाज सेवा करने का, सोसाइटी के लिए कुछ करने का मन है, तब आप क्या कर सकते हैं? तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया जा रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि ये क्राइम सोसाइटी एट लार्ज, स्टेट के अगेंस्ट कमिट किया गया है। जैसे मान लीजिए A ने B के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया गया है, जैसे B जो है A के अगेंस्ट केस फाइल करेगा, पर B का जो ये केस है स्टेट लड़ेगा। क्यों? जो क्राइम है ये स्टेट के अगेंस्ट कमिट किया गया है, क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी मान लिया जाएगा। तो अब आता है आपका रोल। स्टेट को आप क्रिमिनल केसेस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिविल केस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की। तो जैसे कि आपने मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल केसेस में देखा होगा, जैसे हम निर्भया गैंग रेप की बात करें तो उसका केस नेम था मुकेश एंड अनदर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये केस नेम था। तो ऑफेंडर वर्सेस विक्टिम का क्या नाम था? क्या नाम आया? स्टेट का। तो जब स्टेट को आप क्रिमिनल केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए विक्टिम की साइड को, पीड़ित की साइड को स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तब आप कहलाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वहीं जब आप स्टेट को सिविल केस में रिप्रेजेंट करते हैं तब आप कहलाएंगे गवर्नमेंट प्लीडर। तो बेसिकली जब आप किसी विक्टिम की साइड को, पीड़ित की साइड को क्रिमिनल केस में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कहलाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
तो वहीं जब आप सिविल केस लड़ते हैं स्टेट के साइड से, तब आप कहलाएंगे गवर्नमेंट प्लीडर। अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरीज इनकी हायरार्की डिफरेंट होती है, अपॉइंटमेंट का सिस्टम अलग होता है, यहाँ तक कि टर्म्स भी डिफरेंट होते हैं। पर ये बेसिक्स मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए काफ़ी होगा। तो इस वीडियो में हम अब तक जो कुछ भी समझा है, चलिए जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले है लॉयर। ये वो इंसान होगा जिसने लॉ में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और जिसके पास लॉ की अपनी डिग्री है, उसे कहेंगे हम लॉयर। वहीं वो इंसान जिसने इंग्लैंड में लॉ की डिग्री प्राप्त की है, उसे हम कहेंगे बैरिस्टर। लॉयर और बैरिस्टर के पास लॉ की डिग्री होती है, पर ये कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ इनके बीच का डिफरेंस। इसके बाद आता है एडवोकेट, जो वो लॉयर जिसने बार काउंसलिंग का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया है, जिसके पास एक लाइसेंस आ गया है कि वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर लेता है, तो वो बन जाता है एडवोकेट। तो लॉयर क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, वहीं एडवोकेट के पास ये लाइसेंस है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये हुआ एडवोकेट इसके बीच का डिफरेंस। तो 2 टाइप्स देख लेते हैं, एक हुआ सीनियर एडवोकेट, दूसरा हुआ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो सीनियर एडवोकेट कौन होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हियर ऑफ सर्विस या फिर एक्सपीरियंस के कारण आपको एक ही उपाधि देता है। वही एडवोकेट और ऑन रिकॉर्ड की हमने क्या स्पेशल पावर देखी थी कि सुप्रीम कोर्ट में बस यही है जो केस फाइल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ओर। तो ऊपर तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? तो विक्टिम की साइड को क्रिमिनल केस में रिप्रेजेंट करते हैं, जो पीड़ित का केस रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके बाद बात करते हैं हम एडवोकेट जनरल की। किसी भी केस में स्टेट गवर्नमेंट का अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो राज्य सरकार का रिप्रेजेंट चाहिए, तो कौन होता है? एडवोकेट जनरल। तो वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उन्हें रिप्रेजेंट करना है, उनका केस है, तो जाते हैं अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल को असिस्ट कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। अगर कोई भी क्या कहते हैं डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना। और अगर आपने शुरू में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई होप मुझे लगता है कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा अब तक कि क्या डिफरेंस होता है। अब आप लोगों को बिल्कुल सही नाम से बोल सकेंगे कि कौन किसे डेजिग्नेट करता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।